हाँ जी, नप लो जी, नप लो जी, छोड़ना नहीं है। हाँ, छोड़ना नहीं है। फयाज़ वेलाना साहब, आपकी पसंदीदा शख्सियत हमारे साथ हैं और पाकिस्तान और दुनिया भर के जितने भी मामला चल रहे हैं सारों की जिम्मेदारी इन पे है। और नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की हमने इनको दी अच्छा, हुई पाकिस्तान की है। जिम्मेदारी, पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है ना माजिद हाँ भाई। जी, पाकिस्तान की जिम्मेदारी सारी इनके ऊपर है। हाँ, अच्छा। अंदर की सारी खबरें इन्होंने हमें देनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बात। चलो जी, सही। क्या हाल है फयाज भाई? अस्सलाम वालेकुम, आपको भी माजिद भाई, शाजिया बहन और आपके तमाम प्रोग्राम सुनने और देखने वालों को। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। इधर ही रुके हैं आप। देखें जी, मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर फयाज भाई ने मुझे बहन कह दिया ना, हाँ। तो आपको ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। अच्छा। फयाज भाई सिर्फ वाहिद बंदा है टोरंटो का जो मुझे कह सकता है बहन, बस और कोई नहीं कह सकता। अच्छा। वरना भाई सारे माजिद भाई मैं के। सोच रहा था हाँ, और बहनें सिर्फ मेरी। हाँ, हाँ, चलो सही। ठीक है ठीक है। अच्छा जी फयाज भाई, की हो रहा है? गर्मी मना रहे हो? नहीं, गर्मी में नहीं मना रहा। मैं अपनी वजाहत करांगा। हाँ जी। जीटीए में जितनी खवातीन सुन रही हैं ये प्रोग्राम, उनके लिए इतला अर्ज है कि मेरी सिर्फ एक ही बहन है और उसका नाम शाजिया बाबर मलिक है, जो इस वक्त मेरे साथ इन्होंने भी पार्टी ज्वाइन कर ली। कोई मुझे भाई ना कहे। बिल्कुल ठीक है बहन, बिल्कुल ठीक है। नपी रखो, बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही है। मैंने कहा अगर वजाहतें करने का सिलसिला चल रहा है तो मैं भी फौरी वजाहत करूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसे माजिद भाई ने भी कहा हुआ है, माजिद भाई ने भी कहा मेरी कोई बहन नहीं जो है वो मुझे फयाज भाई करार दे दे। मैं पूरे जीटीए का भाई नहीं बन सकता, क्योंकि बहन का ना आसान होता है, बहन की जिम्मेदारी उठाना मुश्किल होती है। तो मैं एक बहन की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ, ज्यादा की नहीं। और माजिद भाई तो कहते हैं मुझे तो ऑलरेडी बहुत बहनें हैं, तो मुझे और नहीं चाहिए। चलें, ठीक है, that's good। अच्छा जी, अचानक फयाज भाई हमारी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है जाग गई है जी 10 दिन के बाद। तो आज ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, उन्होंने अचानक से कह दिया कि वो जो कनेडियन लड़का है जो उसने जनरल बाजवा के बारे में बातें कही हैं वो इंतहाई खराब है। तो ये मतलब है, ये 10-10 दिन के बाद, 20-20 दिन के बाद जाग आ रही है पाकिस्तान गवर्नमेंट को। ये चक्कर क्या है और ये उन्होंने क्यों बयान दिया? तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने अभी तक क्यों नहीं दिया? बसों के जाके फीते काट रहे हैं। वो नहीं, असल में ख्वाजा आसिफ साहब जो है, उन्होंने जो बयान दिया, मैंने बिल्कुल उनका पूरा बयान सुना है और बड़े गौर से सुना है। उन्होंने कुछ बातें अच्छी की हैं, कुछ गलत बातें की हैं। हाँ। लेकिन ख्वाजा साहब ने बेसिकली अपनी जिम्मेदारी अदा की है, बीइंग वजीर दिफा, डिफेंस मिनिस्टर हैं। हाँ। और उनके वैसे तो उनके अंडर होते हैं जो आर्मी चीफ और तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं। बज़ाहिर तो वो उनके अंडर हैं, लेकिन ख्वाजा साहब उनको जवाबदेह हैं। हाँ। ख्वाजा साहब ने उन्हें भी जाके जवाब देना है कि भाई, अगर कैनेडियन पार्लियामेंट में आपके बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं तो आप फिक्र ना करें, हम आपके हुकूक के मुहाफिज यहाँ पाकिस्तान पार्लियामेंट में हम बोलेंगे। अच्छा। और ख्वाजा साहब ऐसी दिलचस्प शख्सियत हैं कि सारी पाकिस्तानी अवाम को पता है कि कुछ अर्सा पहले तक ख्वाजा साहब इसी हाउस में खड़े होके इन्हीं नशिस्तों से खड़े थे। और वो क्या स्पीचेस कर रहे थे और क्या बोल रहे थे, उन्होंने शायद कोई कसर उठा नहीं रखी थी। आज शायद उन्हें व्हेन ही हैड टू टेस्ट हिज ओन मेडिसिन, जब उन्हें अपनी मेडिसिन का टेस्ट करना पड़ा है तो उन्हें पता चला है कि ये बहुत कड़वी दवाई है। जब ये दवाई दे रहे थे तो उस वक्त इन्हें एहसास नहीं था कि ये जो घर को घर के चिराग से कि हम अपने ही घर से अपनी ही पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जब बोलेंगे, बातें करेंगे, स्पीचेस करेंगे, तो ये बातें कल तक बाहर जाएंगी, अपनी पार्लियामेंट में नहीं रुकेंगी, ये दुनिया की पार्लियामेंट्स में जब जाएंगी तो फिर क्या होगा। फॉर एग्जांपल, उन्होंने इतराज किया टॉम कोमिच के स्टेटमेंट पे कि जी 2 गवर्नमेंटें उसने टॉपल नहीं की। तो जनाब, अगर ख्वाजा साहब ये कहते हैं कि कमर जावेद बाजवा साहब ने 2 गवर्नमेंट्स टॉपल नहीं की, तो इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो नारा था, मुझे क्यों निकाला, वो गलत था। अगर मियां नवाज शरीफ साहब का मुझे क्यों निकाला नारा था, तो फिर कमर जावेद बाजवा साहब उस वक्त ठीक थे। और अगर उस वक्त कमर जावेद बाजवा साहब ठीक थे तो कमर जावेद बाजवा साहब आज भी फिर ठीक है। और अगर दुनिया एतराज कर रही है उन पे, तो दुनिया को एतराज करने का हक हासिल है। तो ख्वाजा साहब को मसला ये है कि वो अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बयानिए को फॉलो करें, मुझे क्यों निकाला वाले को, या उस बयानिए को फॉलो करें कि नहीं कमर जावेद बाजवा साहब तो बहुत अच्छे हैं और मियां शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को उन्होंने बैसाखियां फराहम की हुई हैं इस वक्त, तो इसलिए वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया उनके सारे गुनाह माफ, उनके साथ खून माफ, आज हम उनके डिफेंडर हैं, आज हम उनके हुकूक के मुहाफिज बने हुए हैं। तो इस तरह ताली दोनों हाथों से बजती है, इस तरह नहीं होता। आपको चीजें
देखनी पड़ती हैं। कल जब आपको चीजें सूट करती थी उस वक्त आप बोले जा रहे थे, आज आपके अगेंस्ट चीजें हो जाती हैं तो अब आप डिफेंडर बन गए। और बड़ी सख्त किस्म की ये बातें करते थे पार्लियामेंट में खड़े होके कि ये वो फौज है जो हमेशा डिरेल करती है सिविलियन गवर्नमेंट के सिस्टम्स, और ये ख्वाजा साहब ने कहा था कि इनके टैंकों को जंग लग गया है। हाँ। इससे बड़ा इल्जाम और क्या हो सकता है पाकिस्तान आर्मी पे कि एक बंदा कहे जी कि इनके टैंकों को जंग लग गया है, ये जंग लड़ने के काबिल नहीं रहे, ये सिर्फ यही जमहूरी हुकूमतें टॉपल करने के काबिल रह गए हैं। कल तब तो आप ये कह रहे थे। फिर ख्वाजा साहब ने एक और बहुत बड़ी ज्यादती की, उन्होंने बगैर किसी तहकीक के ओवरसीज पाकिस्तानी, उन खुद कहा कि 90-95 लाख 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उन पे इल्जाम लगा दिया कि ये लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते हैं और इन लोगों की वफादारियां जो हैं वो हैं डिवाइडेड वफादारियां हैं, ये लोग पाकिस्तान से मुखलिस नहीं हैं और इन लोगों ने जो है वो फीडिंग की है और ये इमरान के एजेंडे पर चल पड़े हैं और इमरान खान के वो फॉलोअर हैं और इमरान खान ने उन्हें फीड किया है और उन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने टॉम कोमिच को फीड किया है और टॉम कोमिच ने आज हमारी पाकिस्तान आर्मी और आर्मी चीफ पे इल्जाम लगाया है। ये कहना चाहते हैं ख्वाजा साहब। लेकिन ख्वाजा साहब अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते, थोड़ी सी तहकीक कर लेते, या कम अज कम हमारा पिछले हफ्ते का प्रोग्राम ही उन तक कोई उनका हमारा दोस्त पहुंचा देता तो उन्हें पता होता कि टॉम कोमिच को किसी ओवरसीज पाकिस्तानी ने फीडिंग नहीं की। टॉम कोमिच को पॉइजनिंग जो है वो सिंध एसोसिएशन ने की है और सिंध एसोसिएशन कौन है आप उसकी तहकीक करें कि सिंध एसोसिएशन चंद मुट्ठी भर अनासिर हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ ही नहीं पूरी दुनिया जहाँ दौर चलता है वो बात कर रहे हैं और वो यही बात कर रहे हैं कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं स्पेशली सिंध में, और वो कहते हैं कि वहाँ फोर्स्ड मैरिजेस हो रही हैं, जबरी शादियां कराई जा रही हैं और कन्वर्जन हो रही है, रिलीजन की कन्वर्जन हो रही है। ये सिंध एसोसिएशन की सारी पॉइजनिंग थी जो टॉम कोमिच के पास गई और टॉम कोमिच को मौका मिला तो वो असेंबली में खड़ा होकर बोला तो ख्वाजा साहब को चाहिए था थोड़ी सी तहकीक कर लेते। ख्वाजा साहब ने बिल्कुल तहकीक नहीं की। फिर ख्वाजा साहब कहते हैं जी कि ये ओवरसीज तंजीमें, अब ओवरसीज तंजीमें क्या इमरान खान ने बनाई हैं? इमरान खान से पहले क्या मुस्लिम लीग नून काफ मीम जाल जीम दाल सारी मौजूद नहीं थी यहाँ? इमरान खान से पहले क्या यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं थी अमेरिका में? क्या इमरान बेनजीर भुट्टो जब आती थी कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड तो क्या वहाँ पाकिस्तान पार्टी ओवरसीज जो उनकी शाख थी वो उन्हें रिसीव नहीं करती थी? वो उन्हें शाइये नहीं देते थे, वो उन्हें सैरे नहीं कराते थे? कमर जमान कारा साहब जब न्यूयॉर्क सिटी में आए थे तो उनके ऊपर जो डॉलर निछावर करने वाले लोग थे, उनकी वेलें कराने वाले लोग थे और गोरे भी हैरान होकर देख रहे थे कि ये कैसी कौम है जो नोट की करेंसी की ये तौहीन कर रही है कि करेंसी गिर रही है, लोग ऊपर चल रहे हैं। इससे बड़ी और तौहीन क्या होगी कैनेडियन अमेरिकन डॉलर की जो इन्होंने कमर जमान कायरा को खुश करने के लिए पीपल्स पार्टी वालों ने जब न्यूयॉर्क सिटी में की थी। तो ये ओवरसीज तंजीमें इमरान से पहले की मौजूद हैं। आज ख्वाजा साहब कहते हैं कि इमरान खान ने डिवाइड कर दिया है ओवरसीज पाकिस्तानियों को। नहीं, ओवरसीज पाकिस्तानी डिवाइडेड नहीं है। हम जहां पाकिस्तान की बात आती है हम यूनाइटेड हैं। अगर हमारे लोगों ने कुछ ग्रुप बनाए हुए हैं तो बेसिकली उनके वो सोशल ग्रुप हैं, दे नीड अ रीजन टू गैदर। तो वो, और यहाँ आप कनाडा में देखें, यहाँ अभी पिछले दिनों एक सेमिनार हुआ, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदार भी मौजूद थे, पीटीआई कनाडा के मौजूद भी थे, मुस्लिम लीग नून के भी मौजूद थे। और स्पेशली कनाडा की मैं एग्जांपल दूंगा कि कनाडा में जितनी ओवरसीज तंजीमें हैं पार्टियों की, ये एक दूसरे के साथ बहुत तालमेल के साथ चलते हैं, अपने अपने मौकफ पर कायम रहते हैं, लेकिन इनकी दोस्तियां भी हैं, रिश्तेदारियां भी हैं और सोशल गैदरिंग्स में भी ये इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है फयाज भाई कि ये जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो बिल्कुल मिसिंग इन एक्शन नजर आ रहे हैं, उसकी क्या वजह है? बिकॉज ही इज जो है मिसिंग इन एक्शन ही नहीं है, ही इज एब्सेंट, कॉन्स्पिक्युअसली एब्सेंट ऑन दिस होल एपिसोड। ये जो कुछ चल रही है तो लोग बहुत ज्यादा आपको याद होगा कि मैंने आपके लास्ट वीक के प्रोग्राम में या उससे लास्ट वीक के प्रोग्राम में कहा था कि आसिफ जरदारी साहब इस वक्त इस कोशिश में हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई जितना आपस में लड़ सकें लड़ें और इस लड़ाई के दौरान इन दोनों का जितना एक दूसरे को ये कमजोर कर सकें करें। और जब वो समझेंगे कि इमरान खान इतना कमजोर हो चुका है कि अब उसे किसी सहारे की जरूरत है, क्योंकि वैसे तो इमरान खान सोलो फ्लाइट का कायल है ना, लेकिन जब बंदा कमजोर हो जाता है तो फिर वो हाथ पांव मारता है, उसे कोई भी तिनके का भी सहारा उसके लिए बहुत बड़ा सहारा होता है। तो जरदारी साहब, मैंने प्रोग्राम में कहा था कि जरदारी साहब उस वक्त तक के नहीं लड़ता देखना चाहते हैं जब तक इमरान इतना कमजोर ना हो जाए कि उसे के सहारे की जरूरत हो, और उस वक्त सहारे के तौर पर जरदारी साहब हाथ आगे बढ़ाएंगे और जरदारी साहब इमरान खान को ज्वाइन कर लेंगे और फिर दोबारा वो इक्तदार इंजॉय करेंगे अगला, और फिर वजीर खारजा कोई पता नहीं बिलावल ही हो और फिर हिना रब्बानी घर कहीं बैठी होंगी, फिर इनके लोग कहीं ना कहीं कमर जमान कायरा वगैरह जितने होंगे जो गुड फेसेस होंगे जो इमरान खान अप्रूव करेगा वो फिर कैबिनेट में मौजूद होंगे अगली में। ये मैं आपके 2 हफ्ते पुरानी बात कर चुका हूँ। और आपने देखा लास्ट वीक सलीम साफी ने एक ट्वीट किया है और सलीम साफी ने एग्जैक्टली यही बात की है
उसने कहा है कि पीपल्स पार्टी और राष्ट्रीय जरदारी वेट कर रहे हैं कि कब वक्त आए और वो इमरान खान को ज्वाइन करें और शहबाज शरीफ को खुदा हाफिज कहें। अच्छा, आज जो है कराची के अंदर कुछ उथल पुथल नजर आई गई, क्योंकि वसीम अख्तर साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है, जो उन्होंने हमारे साथ अग्रीमेंट किया था उसके वादे वो लोग पूरे नहीं कर रहे हैं, तो हम इनके साथ कैसे चलें। तो भाई पायन, ये तो फिर दोस्ती बनाने से पहले सोचना था ना। पीटीआई को भी डिच किया, अब ये भी आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो अब ये कैसे चलेंगे मामला। अच्छा, एमकेएम वालों के साथ बड़ा दिलचस्प हुआ है। अब तो एमकेएम वालों की बेचारों को समझ नहीं आ रही हम क्या कर बैठे हैं। उस वक्त उन्होंने ये समझा था कि अगर हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे तो आइंदा इलेक्शन में हम कराची में लोगों से जाके वोट कैसे मांगेंगे, क्योंकि कराची की 21 कौमी असेंबली की सीटों में से 14 पीटीआई के पास हैं और एमक्यूएम के पास सिर्फ 7 रह गई हैं। तो वो 14 वापस लेने की एफर्ट में उन्होंने कहा कि हम इनसे अलग हो जाएं, क्योंकि अगर हम इसी तरह इक्तदार में रहते हुए इलेक्शन में गए तो लोग कहेंगे आप तो इनके ताजी थे, कल तक मिनिस्टर थे इनके, तो अब आप इनके अगेंस्ट वोट किस तरह मांग रहे हैं हमसे। इसका मतलब है वो अच्छे लोग थे, पीटीआई थे, इसलिए आप उनके इतादी थे। इन्होंने कहा कि आप जंप आउट करें, उधर इतादी बन जाए, मिनिस्ट्रियां भी मिल रही हैं और ये भी जवाब हमारे पास होगा कि हम तो इमरान खान को छोड़ आए थे क्योंकि इमरान खान अच्छा नहीं था, इसलिए आइंदा इलेक्शन हम ये मांगेंगे। ये प्लान करके वो आए थे। लेकिन पीपल्स पार्टी वालों के बारे में बड़ा दिलचस्प उन्हें सूरत हाल का सामना है। इन्होंने 18 नुकात तय किए थे आपस में जब इन्होंने एग्रीमेंट किया था पीपल्स पार्टी के साथ कराची में। वो 18 नुकात की जब भी बात वो करते हैं तो वो 18 नुकात के जवाब में आगे से पीपल्स पार्टी वाले झुक के कहते हैं हाजिर साईं, हाजिर साईं। वो एक नुक्ते पे भी अमल नहीं करते, हाजिर साईं कह के स्माइल दे के आगे निकल जाते हैं। अच्छा। अब इस वक्त लिटरली खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और जो इनके दूसरे हैं अपना वसीम अख्तर साहब और जितने लीडरान हैं वो लिटरली अपने बाल नोच रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही हम करें क्या, कि आगे जो है वो खाई है और पीछे कुआं है, ना पीछे जा सकते हैं क्योंकि इमरान खान तो असेंबली हाल ही छोड़ गया है। अगर आज असेंबली में इमरान खान मौजूद होता 155 MNA लेके बैठा हुआ तो शायद आज से 2 हफ्ते पहले एमक्यूएम नाराज होकर वापस इमरान खान के पास अपोजिशन बेंचेस पे आ चुकी होती। अब वो वापस अपोजिशन बेंचेस पे आने के पोजीशन में ही नहीं है, क्योंकि वहां तो राजा रियाज बैठा हुआ है जिसको अपना कुछ नहीं पता कि मैं क्या हूं और क्या हूंगा अगले इलेक्शन में। तो इसलिए उनके पास अब नाराज होने के लिए जगह भी कोई नहीं बची। वो बेचारे लिटरली नाराज होना चाहते हैं लेकिन वो कोई चॉइस नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा दिलचस्प आप देखें जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की स्टेटमेंट है और असलम बोतानी की स्टेटमेंट है कल, और उन्होंने कहा कि हम खुश थे इमरान खान के साथ, हमें फंड्स मिल रहे थे, हाँ इज्जत नहीं मिल रही थी, फंड्स मिल रहे थे। अब असलम बोतानी साहब से कोई पूछे कि आप MNA हैं, अपने हल्के के लोगों के काम कराने के लिए आप यहाँ हाउस में आए हैं, अगर फंड्स आपको एक बंदा दे रहा था तो आपको और क्या चाहिए था? क्या वो आके रोजाना आपके सामने कॉर्निश बजा लाता है इमरान खान और उसकी कैबिनेट आपके सामने खड़े होके? क्या किस तरह की आप इज्जत चाहते थे? आपको फंड्स मिल रहे थे, आप अपने हल्के में जाके काम कराते। तो अब आप इज्जत ले लें शहबाज शरीफ साहब से। आप कहते हैं ना इज्जत मिलती है ना फंड्स मिल रहे हैं। तो असलम बोतानी ने कौमी असेंबली में स्टेटमेंट में कहा है कि जनाब आपकी हुकूमत 2 वोटों पर कायम है, 2 वोटों पर बाकायदा उन्होंने वाजे किया है। और उसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मगसी साहब, असलम बोतानी ने तो कहा ना कि मैं आजाद इलेक्ट हुआ था और आजाद होने के बाद मैं इताद कर रहा हूँ और आपकी सपोर्ट कर रहा हूँ। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मगसी साहब ने भी खड़े होकर कहा कि जनाब हम कोई वहां इतने नाखुश नहीं थे, हमें तो जरदारी साहब की मोहब्बत में हम आए और फिर हमें कहीं से फोन आया था, जिधर से फोन आता है। अब कौमी असेंबली में एक बंदा जो मुनहरिफ हुआ है इमरान खान की हमायत से, वो असेंबली में खड़े होकर कह रहा है कि मुझे वहां से फोन आया जहां से फोन आते हैं और फिर मैंने अपनी वफादारियां बदली। तो इसका मतलब है वो इमरान खान का जो मौकफ है उस पे सारे स्टैंप लगा रहे हैं, स्लोली स्लोली स्लोली। हाँ जी 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 जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, मेरा ख्याल 6 बजने वाले हैं तो अब थोड़े से स्पॉन्सर 7 बजने वाले हैं तो अब थोड़े से स्पॉन्सर्स के पैगामात लेते हैं, प्रोग्राम में वापस आएंगे। 4166201778 हमारा फ़ोन नंबर है। जो लोग लाइन पर हैं वो लाइन पर ही रहें, हम आपके कॉल्स लेंगे, ज़रूर लेंगे। आदमी बुलबुला है पानी का। The poet, the writer, the legend, Gulzar, live in concert along with top Bollywood singers. Friday, July 15th at prestigious Roy Thompson Hall. Once in a lifetime experience. Don't miss it. Gulzar's Ijazat. और पानी की बहती सतह पर
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो। ट्रक जिद्दां दा भी चलाउने हो, मैनुअल या ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोल दिया, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब, द वन स्टॉप शॉप, 5196220660 या quicktrucklube.com। QTL, because we care। Quick Truck Lube। ਘਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੱਚਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੈਸਸ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਨੋ ਵਿਆਜ। 142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 9058747171। ਡਾਈਵੋਰਸ ਜਾਂ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਸਟਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਦੌਲਤ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ। S&S ਲਾਇਰਸ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਕਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ S&S ਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416 655 2000। ਓ ਮਾਇਆ ਮਹਿੰਦੀ ਰੋਕਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮੌਕਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ। ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਉਹੀ ਲਾਜਵਾਬ। ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਕਨਵੀਨੀਐਂਟਲੀ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਵੌਨ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ 416 433 9191 416 433 9191। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ। Team 4 Entertainment and Trust 99 Logistics present Rewind Tour। Alka Yagnik, Udit Narayan and Kumar Sanu, Saturday, July 2nd at CAA Center, Brampton, in association with Trans Expert, Autobahn, Roadlink, RPD 24, Magnus Furniture and G Media Group। For tickets, visit ticketmaster.ca or call 905-793-1234. Team 4 Entertainment Rewind Tour with Udit Narayan, Alka Yagnik and Kumar Sanu। बैक अगेन एंड सब 7:02:37 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और हमारे पास कुछ कॉलर्स हैं। आपने भी कॉल करना हो तो 4166201778 हमारा फ़ोन नंबर है। फयाज बिलाना साहब हमारे साथ हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं कामरान बोल रहा हूँ जी। कामरान, तो मैंने कहा ना बोलता क्या नाम है, शादी से मेरे को टेलीफोन नंबर चाहिए था उसका, क्रिमिनल कोड का। आप थोड़ी देर बाद फ़ोन कर लें। अभी बहुत शुक्रिया आपका। ये भी कारण चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई यानी ऐसा कोई नहीं हो सकता कोई इस्लामी कानून आए। नो प्रॉब्लम, हम आपसे अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ ये नहीं कि ये इस्लामी कानून पाकिस्तान में आए तो कोई बेहतर नहीं हो सकता कुछ। इस्लामी कानून अगर पाकिस्तान में आए तो अभी मैं फयाज बिलाना से बात करता हूँ। फयाज भाई, कामरान भाई का कहना है कि अगर इस्लामी कानून पाकिस्तान में ले आया जाए तो फिर उससे बेहतर नहीं होगा। कामरान साहब से कॉल करने वाले? जी 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 जी, बिल्कुल बेहतर होगा। बेसिकली तो हमें बहुत शुरू से इस पे काम शुरू कर देना चाहिए था। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, नाम हमारा इस्लामी जमहूरिया है और ना हम इस्लामी मुकम्मल तौर पर, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ना हम मुकम्मल तौर पर जमहूरिया हैं और हम कोई शायद कहीं दरमियान में कहीं लटके हुए हैं। इस पर बिल्कुल काम होना चाहिए। हत्ता कि अगर मुकम्मल तौर पर आप इस्लामी नहीं भी कर सकते तो कम अज़ कम इस्लामी निज़ाती काउंसिल हमने एक इदारा बनाया हुआ है जिसे बज़ाहिर हमने खुद मुख्तार इदारा रखा हुआ है, लेकिन आज तक उसे पॉलिटिकल ब्राइब के तौर पर यूज़ किया जाता रहा है कि जो भी हुकूमती इत्तेहादी था, मौलाना फजल रहमान साहब होते थे तो उनका किसी नामजद करदा बंदे को इस्लामी निज़ाती काउंसिल का चेयरमैन लगा दिया जाता था। जब कोई और होता था तो उनका लग जाता था और वो सिर्फ आके बैठ जाते थे अपने TADA और अपने मीटिंग्स और इजलास उनके बड़े बड़े दिलचस्प किस्से थे कि जब किसी उनके जो इस्लामी निज़ाती काउंसिल के मेंबरान होते हैं, किसी के अजीज की शादी होती थी कराची में, तो वो कहते थे जी कराची में इजलास रखने अगला, ताकि सबको TADA मिले और टिकटें मिले। और पूरी इस्लामी निज़ाती काउंसिल कराची पहुंच जाती थी, वहाँ PC और अवारी होटल बुक कर लेते थे और मैरियट कराची बुकिंग हो जाती थी।
वहाँ इजलास होता था 2 दिन, वो अपने वहाँ रीजनल रिश्तेदारों की शादियां अटेंड करते थे, साथ उनके दूल्हा दुल्हन का वहाँ खाना भी सरकारी खाते में हो जाता था, उसके बाद वापस आते थे। कुछ दिनों बाद पता चला किसी की शादी पेशावर में है, तो पेशावर पीसी बुक हो जाता था, पेशावर में इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का इजलास हो जाता था। हमने तो इदारों को मजाक बना लिया है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है, अगर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की सिर्फ अब तक पेश की गई सिफारिशात पर ही अमल शुरू कर दिया जाए तो शायद हम बहुत हद तक इस्लामी हो जाएं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो सिर्फ अपने पेट और अपनी नाक से आगे नहीं सोचते। अगर वो अपने पेट और अपनी नाक से आगे सोचना शुरू करें तो ये बहुत सारे इस तरह के मसाइल हमारे हल हो सकते हैं, जिस तरह कामरान साहब और दूसरे हमारे दोस्त चाहते हैं। अच्छा माजिद भाई, ये साहब बार बार आके जो पूछ रहे हैं हमसे कि जी ओंटारियो कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो कहीं पे है, ये पूरी एक लिस्ट है जी। अगर आप ओंटारियो कोर्ट ऑफ जस्टिस के आप जाएंगे वेबसाइट पे, नॉर्थ यॉर्क में है और टोरंटो के अंदर है, ब्रैम्पटन में है, स्कारब्रो में है और ये है यहाँ पे पर्थ में है और गोल्फ में है, फिर ब्रेंटफोर्ड में है, ऑरेंजविल में है, लंदन में है, बर्लिंगटन में है, मिल्टन में है और टिम्स में है। तो टिम्स में तो ये सारी जगह के ऊपर जो है ये ओंटारियो की कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो हैं वो हैं कोर्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉल जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं सर? मौलवी भाई मुबशिर शेख बात कर रहा हूँ। जी मुबशिर भाई फरमाइए। मैं ठीक हूँ। आज तो मौलवी भाई आपने, हम स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे 2 इंतहाई बेबाक और रियल जर्नलिस्ट जो हैं वो स्क्रीन पर हैं, फियाज राना भाई और हमारी शाजिया जी, हमारी बहन। नहीं बहन नहीं सर, बहन नहीं, ये हो गया बहने जो बहन नहीं, बहने मेरी हैं और भाई माजिद भाई, तो आपने मुझे बहन नहीं कहना, शाजिया जी कहना। जी मुबशिर भाई फरमाइए। जी अच्छा, कल विलाना भाई जी कल आपके साथ फियाज भाई हैं? जी मैं मुबशिर शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शरीक होने का। आप देखें कल जिस वक्त आप मुझे मिले, कितना वो कोई शुनीद वक्त था। उस वक्त अगर आप कोई अच्छी सी दुआ मांग लेते अल्लाह से, आप अल्लाह से कोई 10-20 करोड़ मांग लेते, आप कोई लॉटरी खरीद लेते, वो कबूलियत का वक्त था। ये कल मुझे एक तकरीब में मिले, आफ्ताब इकबाल साहब का जो फंक्शन हो रहा था वहाँ मिले। और उन्होंने मुझे कहा कि जी आप इतने बेबाक तबसरे करते हैं, आप आते क्यों नहीं, आप कहाँ छुपे हुए हैं, आप लिखते नहीं हैं, आप टाइम नहीं निकालते, आप प्रोग्राम नहीं करते। मैंने इन्हें कहा सच्ची बात यह है कि मेरी अपनी जॉब 9 to 5 जॉब, फिर बच्चों की जिम्मेदारी, यकीन माने मेरे पास टाइम नहीं बचता, मुझे आराम भी करना होता है और काम का भी बहुत प्रेशर है। तो इसलिए लेकिन मैं जहाँ जहाँ होता है मैं कोशिश पूरी करता हूँ। तो ये शायद कल इनका कबूलियत का वक्त था और आज जो है इन्हें नहीं भाई, आपको पता है कि मैं हमेशा बहुत रिगार्ड करता हूँ और अब जो शादिया जी ये प्रोग्राम करी हैं इनका भी बहुत है कि हमें यू बोथ आर द ट्रू एंड रियली जो अच्छी न्यूज हमें देते हैं आप दोनों। तो आई रियली रिकॉर्ड ऑफ यू। मेरा क्वेश्चन ये है फियाज भाई, जी बताइएगा। मेरा बेसिकली प्लान ये था कि मैं आफ्ताब आलम से सॉल्व करूंगा मैं, लेकिन कल बल्कि आफ्ताब आलम ने भी कहा प्रोग्राम प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं था। तो वो ये बात थी। मेरा ये सवाल है कि अगर हम इलेक्शन होती हैं तो क्या वाकई पाकिस्तान में अब तक तो नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन बिल्कुल जानबदार है जी, तो क्या अगले इलेक्शन तक क्या कुछ सूरत हाल तब्दील हो सकती है या वही हाल होगा जो हमेशा होता है कि वो अपनी मर्जी के पार्टी को लाया जाता है, उनको हुकूमत दी जाती है और जैसे सुनने में आ रहा है कि वो अगले इलेक्शन में शायद पीपल पार्टी को ही लेकर आना चाह रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या एनालिसिस है प्लीज? बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया जी। चलें, आपने अभी बिटवीन द लाइंस कल वाले आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम की बात की तो लोग सुन रहे होंगे, तो मैं यहाँ वजाहत करना चाहता हूँ कि ये तासुर न जाए कि हम कह रहे हैं कि प्रोग्राम अच्छा नहीं हुआ। प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है और उसमें अगर साउंड के हवाले से कोई कंप्लेंट्स लोगों की थी तो वो जायज़ कंप्लेंट्स थी, जिस पे आफ्ताब इकबाल साहब खुद भी नाखुश थे और उन्होंने इजहार भी किया कि वो साउंड सिस्टम उनका ठीक नहीं था। बाकी अदरवाइज हॉल, बाकी मैनेजमेंट चीज़ें नासिर शाह साहब ने और उनकी टीम ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। आफ्ताब इकबाल साहब ने साउंड के तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद उन्होंने अच्छा कैरी किया, प्रोग्राम को आगे लेके चले। उनके फनकार एक दिन पहले इतना लंबा ट्रैवल करके आए थे, उन्होंने भी अपने तौर पर, रंगीला ने, बब्बू राना ने, डॉक्टर रूबा ने, ओकाशा गुल ने, वहीद खान ने, उन्होंने भी, असद कैफी ने, सब ने अपने तौर पर अपनी
उससे ज्यादा बढ़ के उन्होंने परफॉर्म किया। इट वाज रियली वेल ऑर्गेनाइज्ड, एक्सेप्ट दैट वन थिंग कि साउंड सिस्टम, वो सब लोगों को नजर आ रहा था कि साउंड सिस्टम ठीक नहीं था। और आपको पता है प्रोग्राम्स, इतने बड़े प्रोग्राम्स में जहां 2000 बंदे आपने इकट्ठे किए हुए हों, वहाँ साउंड ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। और उस पर नासिर शाह साहब को शायद हमारे अलावा हर बंदे ने कंप्लेंट की होगी। लेकिन अब आपका प्रोग्राम देखने और सुनने वालों की इतला के लिए अर्ज है कि 8 तारीख को एजेक्स में हो रहा है आफ्ताब इकबाल साहब का प्रोग्राम, जब वो वैंकूवर और कैलगरी से वापस आएंगे। और 10 तारीख को हैमिल्टन में हो रहा है आफ्ताब इकबाल साहब का और उनकी टीम का प्रोग्राम। तो जो लोग उनमें जाना चाहें वो वहां जा सकते हैं। और मुबशर शेख साहब, अगर आप ये क्वेश्चन उनसे नहीं पूछ सके तो आप वहां भी जाके पूछ सकते हैं। और मैं अभी थोड़ी देर बाद एक खाने में जा रहा हूँ आफ्ताब इकबाल साहब से, मैं वहां भी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब लूं। अब मैं आपको जवाब देता हूं। आप तब्दीली की बात कर रहे हैं कि तब्दीली क्या मजीद, यहाँ जितनी तब्दीली आ चुकी है इससे मजीद भी कोई तब्दीली आएगी कि नहीं? तो यहाँ मैं आपको एक रजा मेहदी बाकरी का एक शेर है, हम तो बचपन में भी ये सोच के सो जाते थे, हम तो बचपन में भी ये सोच के सो जाते थे, एक ना एक दिन तो ये हालात बदल जाएंगे। ये मुबशर शेख साहब बहुत बहुत शदीद ख्वाहिश है हम सारे पाकिस्तानियों की और स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानियों की कि शायद हमारे हालात बदल जाएं, शायद हमारा आने वाला कल हमारे आज से बेहतर हो, अल्लाह करे हो, और इंशाल्लाह होगा। ये आप लोगों में जो एक अवेयरनेस आ चुकी है, ये इस बात की गमाज है कि तब्दीली आके रहेगी और बेहतरी आके रहेगी। आप देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे आप कह रहे हैं, आप नहीं पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि वो बायस्ड हैं, जानिबदार हैं, अब तक के अपनी हरकत व सकनात की वजह से, अब तक के अपने इकदामात की वजह से, और अब तक जो कुछ उन्होंने इंतजामात किए हैं आइंदा इलेक्शन के हवाले से, इवन फॉर दिस ज़िमनी इलेक्शन जो हो रहे हैं 20 हल्कों में पंजाब में, अब तक उनकी जो है, और क्या केपीके में जो इलेक्शन हुआ है अभी सवात में, क्या वहां इलेक्शन कमीशन ने कोई कसर छोड़ी है? और दूसरी बात यह है कि वहां सिर्फ एएनपी का बंदा उम्मीदवार नहीं था, बल्कि सारी 13 जमातें मिलके उसे सपोर्ट कर रही थी एएनपी के कैंडिडेट को, और एएनपी का कैंडिडेट वहां डेथ हुई थी, ये सीट बेसिकली एएनपी की थी, और वहां अगर हमदर्दी का वोट भी उन्हें पड़ा उनके उम्मीदवार को, 13 जमातों की सपोर्ट भी उस 13 जमाती इत्तेहाद की सपोर्ट भी उनके कैंडिडेट को मिली। इसके बावजूद अगर पीटीआई वहां 5-7 हजार वोटों से 17 हजार वोट शायद पीटीआई के कैंडिडेट ने लिए हैं और 11 हजार उसने लिए हैं जो एएनपी का कैंडिडेट था, अगर इतने बड़े मार्जिन से वहां जीत रही है पीटीआई इलेक्शन कमीशन की तमाम तर जानिबदारी के बावजूद, तो आप यकीन रखें कि अगर पंजाब में लोगों में अवेयरनेस की यही वेव इसी तरह चलती रही है, और जिस तरह इमरान खान अभी 4 दिन पहले लाहौर में वो जलसे करके आया, और इमरान खान के जलसे लग नहीं रहा था कि ये कोई जिमनी इलेक्शन के या किसी छोटे से किसी सूबाई असेंबली के हल्के के जलसे हैं या कॉर्नर मीटिंग्स हैं, वो लग रहा था कि कोई नेशनल किस्म की बहुत बड़ी कोई कैंपेन चल रही है। तो लोगों में जज्बा है, लोग चार्ज हैं। यकीन माने जितनी मर्जी है पंजाब इलेक्शन कमीशन कोशिश कर ले, इसके बावजूद मैं समझता हूं कि रिजल्ट इमरान खान के हक में होंगे। और स्पेशली अब जो आज हाई कोर्ट का लाहौर में फैसला आया है, बजाहिर वो एक रुकनी हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद हमीद ने फैसला दिया है, और अब वो उसे इंट्रा कोर्ट अपील में लेके जाना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे, उसके बाद शायद वो फुल कोर्ट की कोशिश करेंगे, फुल कोर्ट पंजाब का बन जाए, वहां से शायद इनके हक में फैसला आ भी जाए। लेकिन उस वक्त तक 17 जुलाई का ज़िमनी इलेक्शन हो चुका होगा, और ये जब तक 17 जुलाई का इलेक्शन नहीं होगा उस वक्त तक ये लटकाए रखेगा इलेक्शन कमीशन भी और ये पंजाब की लाहौर हाई कोर्ट भी, जिसे बाज दोस्त इंतहाई गलत कहते हैं। मैं एतराज करता हूं कि वो क्यों लोहार हाई कोर्ट कहते हैं, लेकिन लोहार हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट जो भी है, उन्हें उम्मीद है हमजा को और हमजा की जमात को कि वहां से उन्हें उनकी मर्जी का इंसाफ मिलेगा, और वो अपनी मर्जी का इंसाफ पहले लेते रहे हैं पंजाब हाई कोर्ट से, इसलिए उन्हें फिर उम्मीद है अब जो एक रुकनी फैसला आया है इसे वो इंट्रा कोर्ट अपील में लेके जाएंगे, फिर फुल कोर्ट अपील होगी, और फिर फुल कोर्ट से में भी उनके हक में फैसला आ जाए, लेकिन उससे पहले 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं अल्लाह रखा बोल रहा हूँ। जी अल्लाह रखा भाई। जी फयाज भाई को मुबारक, बहुत बढ़िया न्यूज एंड व्यूज दे रहे हैं, कीप डूइंग इट, आई सैल्यूट यू फयाज भाई। थैंक यू। हमारे भाई और बहन भी जो है वो अच्छा प्रोग्राम दे रही है। मेरा फयाज भाई से कहना है कि आज जो ख्वाजा आसिफ ने जो पार्लियामेंट में जो तकरीर की, राइट, उसने सही बोला कि जो वर्सेस पाकिस्तानी डिवाइडेड हो गए, वो सही बोला, क्योंकि जो डिवाइडेड हुए हैं वो उनकी तरह जो चोर डाकू यहाँ पे लूट के चले आए हुए हैं, जो चिल्ला रहे हैं यहाँ से बैठ के और इमरान खान को गालियां दे रही है, ओनली वही डिवाइडेड हुए हैं। बाकी जो हार्ड वर्किंग पाकिस्तानी है, ऑनेस्ट पाकिस्तानी है,
वो डिवाइड ही नहीं है, वो तो एक ही है, वो साथ में है दोनों वो लोग। तो यही उसने सच बोला कि जो उनके जैसे जो चोर डाकू यहाँ भागे हुए हैं वही डिवाइड हुए हैं। और मेरी अपनी बहन को, फजिया बहन को मुझे कहना है कि अभी वो जो बंदा पूछ रहा था वो कोर्ट के बारे में समथिंग, तो फयाज भाई का इतना कीमती टाइम दिया है फयाज भाई ने, तो वो आप उसको क्यों एक्सप्लेन करने बैठ गई कि ये करो वो करो? वो गूगल करके कुछ भी ढूंढ सकते हैं सर। वो दो दफा वो बैक टू बैक 2 प्रोग्राम्स में आके उन्होंने डिस्टर्ब किया। ये फयाज भाई का कीमती टाइम खराब किया, 1-2 मिनट आपने ले लिया। कोई नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू जी फयाज भाई। नहीं, ये वही बात, मेरी वाली बात को रिपीट कर रहे हैं कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को ख्वाजा आसिफ साहब ने रीड ही नहीं किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ उन्होंने कभी मोहब्बत का इजहार ही नहीं किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के करीब आके उन्होंने देखा ही नहीं ओवरसीज पाकिस्तानियों को। उन्हें अंदाजा नहीं कि ओवरसीज पाकिस्तानी कितने मुहब्बे वतन हैं और कितने अपने वतन की मिट्टी से प्यार करते हैं। अगर वो कहीं किसी जगह मुजाहरा करते हैं लंदन में, किसी हाइड पार्क के करीब किसी बिल्डिंग के सामने, तो किसी वजह से करते हैं। उनसे जाके कोई पूछे तो सही कि उन्हें मसला क्या है, उन्हें तकलीफ क्या है। यहाँ लंदन में, टोरंटो में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में क्या किसी के पास इतना टाइम है कि वो अपनी इंतहाई मसरूफ जिंदगी में से 5-10 मिनट या आधा घंटा निकाल के कहीं इस कड़ी धूप में जाके नारे लगाए? अगर लंदन की ठठरती शाम में वहां 8-10 हजार लोग नवाज शरीफ के घर के बाहर अगर नारे लगा रहे थे, तो वो गोरे जो हैं वहां ब्रिटिशर्स, वो पूछते तो होंगे कि इन लोगों को क्या मसला है, ये क्यों नहीं आराम से घर बैठते? ये रोज आ जाते हैं बाहर, और 1, 2, 4, 6, 10 नहीं आते, हजारों की तादाद में आते हैं। तो वहां रिपोर्ट्स बन रही होंगी, और वहां मेरे ख्याल में जो नवाज शरीफ और उनके साहबजादगान जहां रहते हैं, वो अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी में रहते हैं, और उनके इर्द गिर्द करीब में जो रहने वाले लोग हैं वो भी सारे इतने अमीर हैं जितने कि हमारे मलिक रियाज साहब हैं, क्योंकि उस वेसिनिटी में सिर्फ मलिक रियाज साहब का एक है अपार्टमेंट और उनकी रिहाइश है। अदरवाइज कोई किसी पाकिस्तानी की इतनी पसली नहीं है कि वहां रह सके। वो इतना महंगा अमीरों का इलाका है। तो वो इतने अमीर जो लोग होंगे पूछते तो होंगे कि ये क्या, किस अजाब में हम रह रहे हैं, या ये कौन सा अजाब नाजिल हो गया है कि यहाँ मियां नवाज शरीफ और उसके बेटे आके रहते हैं और हमारा सुकून गारत हो गया है कि रोजाना 5-6 हजार 10 हजार बंदे बाहर आके नारे लगाते हैं और चोर चोर के नारे लगाते हैं, और जब ये बाहर निकलते हैं यहाँ से नवाज शरीफ, इसहाक डार, आबिद शेर अली या हसन नवाज या हुसैन नवाज या वहाँ सलमान शहबाज या अली डार, जब बाहर निकलते हैं तो लोग उनके पीछे जो है उनकी वीडियोस बनाते हैं और उन्हें चोर चोर कहते हैं, क्योंकि वो यूके है, वहां वो किसी को टच नहीं कर सकते, किसी को हाथ नहीं लगा सकते। फिजिकली अगर कोई बंदा जबानी वर्बली कुछ कहता है तो उसकी भी उन्हें रीजन देनी पड़ेगी कि इसने क्या कहा है। उन्होंने चोर कहा है, अब वो उस चोर के लफ्ज पे या डाकू या भाग जाओ या यहाँ क्यों बैठे हुए हो, अपने मुल्क में क्यों नहीं जाते, पाकिस्तान क्यों नहीं जाते, यहाँ क्यों छुपे हुए हो, वो इस तरह की बातें करते हैं, उस पे कोई ऑफेंस नहीं लगता, और वो लोग कर रहे हैं। अच्छा फियाज भाई, ये अब एक खबर आ रही है, पता नहीं सच है कि नहीं, आपके पास अंदर की खबरें होती हैं तो आप बताएं। सुना है कि इसहाक डार साहब वापस शायद आ रहे हैं पाकिस्तान? नहीं, इसहाक डार साहब तो पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसहाक डार साहब का मसला ये है कि हुआ ये था कि जब इनकी गवर्नमेंट आई थी तो फौरी तौर पर तो मियां नवाज शरीफ साहब ने भी पर तोल लिए थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था और शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी पंजाब स्पीड दिखाई, इन्होंने फौरी तौर पर ऑर्डर किए कि उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किया जाए नवाज शरीफ साहब को। अच्छा, उन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किया जाए। अब जब फॉरेन ऑफिस में ये अहकामात लैंड किए शहबाज शरीफ साहब के कि मियां नवाज शरीफ साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब हैं, और पाकिस्तान की अदालतों में 50 रुपए का एक स्टाम्प पेपर रखे गए हैं, और जहां जमानत उनकी इन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दी है, वो जो भागे हुए हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मतलूब और मफरूर हैं, वो उन साहब को कहा जा रहा है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किया जाए। तो जाहिर है फॉरेन ऑफिस वालों ने अपने असली हेडक्वार्टर से पूछना था कि हम क्या करें। तो जब उन्होंने वहां पिंडी राब्ता किया तो पिंडी वालों ने कहा कि ये तो नहीं हो सकता कि हम पाकिस्तान के एक मफरूर और मतलूब बंदे को, जो अदालतों को मतलूब है और जिसे एयरपोर्ट से आते ही उसे रिसीव करके तो जेल में भेजा जाना मकसूद है, उस बंदे को हम डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दें, ये दुनिया में हमारा क्या मजाक बनेगा। उन्होंने वहां से सख्ती से इन्हें स्नब किया और इन्हें रोका, और जब शहबाज शरीफ रुक गए, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ तो आई उनकी हमायत से थे और हैं भी बड़े कमजोर प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, तो शहबाज शरीफ साहब का जब शहबाज शरीफ साहब ने फॉरेन ऑफिस को रोका कि नहीं, वो पहला जो मैंने आपको कहा था वो गलती हो गई थी, आप ना बनाएं पासपोर्ट। मियां नवाज शरीफ साहब को जब पता चला तो मियां नवाज शरीफ साहब बहुत तिलमिलाए और गुस्से में आए, और उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने सारे अपने इरादे रिविजिट किए। वरना अगर वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बन जाता तो मियां साहब ने तो समझा था अब सर कड़ाई में है और चारों मेरी जो है वो
घी में है और सर मेरा कढ़ाई में है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं ये कढ़ाई में आपका सर है, लेकिन जो तेल है इसके नीचे हीट बहुत है, ये तेल उबर रहा है, इसमें अगर आपका सर आप थोड़ी देर और रखेंगे इस कढ़ाई में तो आपका सर जल जाएगा और आपके सर पे बाल आपने नए लगवाए हैं तो वो बाल भी आपके उड़ जाएंगे, तो ये सारा खर्चा जो है आपने पहले किया हुआ है वो कोई ठीक नहीं होगा। तो मियां साहब फौरन पीछे हट गए थे, वरना अगर वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बन जाता तो आज आप और मैं ये बात ना कर रहे होते। इस वक्त पाकिस्तान में इसहाक डार साहब मौजूद होते, वो सेनेट का हलफ उठा चुके होते, वो पाकिस्तान के वजीर खजाना होते, और शायद वो जो हमारे वो फैक्ट्री हैं टॉफियां बनाने वाले जो वजीर खजाना है मिफ्ता इस्माइल, उनका मुफ्ता भी इतना अरसा ना लगा रहता। अब तक वजीर खजाना इसहाक डार साहब अपनी सीट पर पहुंच चुके होते और वो अपनी फुर्तियां दिखा रहे होते। अच्छा, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं सर? इकबाल बात कर रहा हूँ सर। इकबाल भाई फरमाइए। सर मुझे ये अब छोटे छोटे दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये कि ये जो मोहतरम आपके हैं मौलाना साहब, इनसे मुझे ये पता करना है कि दुनिया के किस किस मुल्कों के अंदर इस्लामी निज़ाम मतलब बनाम इस्लामी निज़ाम जो है वो राइज रहा है। एक दूसरा ये कि जब ये दोबारा से अगर ये आ गई पीटीआई तो पंजाब में क्या वो प्लस 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 जो है वो दोबारा लाया जाएगा या कोई माइनस होके कोई सही आदमी आएगा? बहुत शुक्रिया सर आपका, बड़ी मेहरबानी सर आपकी। जी बिलाल साहब। तो ये इस्लामी हवाले से इनका क्वेश्चन था कि इस्लामी कानून दुनिया में कहाँ राइज हैं। मेरे ख्याल में तो हमारे 54 जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनमें से शायद 1/3 में भी नहीं प्रॉपर इस्लामी सिस्टम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने अपने अंदाज में, सऊदी अरब वाले कहते हैं हम भी इस्लामी हैं, ईरान वाले कहते हैं हम भी इस्लामी हैं, ब्रुनाई दारुल इस्लाम वाले कहते हैं हम भी इस्लामी हैं, मलेशिया वाले कहते हैं हम भी इस्लामी हैं। तो इस्लामी किसी न किसी शेप में कमो बेश कहीं ना कहीं मौजूद है। हम एक डिफरेंट स्पीशीज हैं, हम एक डिफरेंट लोग हैं, हम एक डिफरेंट कल्चर से इवॉल्व हुए लोग हैं। हम इंडिया एक बहुत बड़ा इंडिया था 1947 से पहले, तो हम बरसगीर पाको हिंद के जो हिंदुस्तान से इमर्ज होकर हैं, हम वो ट्रेडिशन और वो रवायात और वो चीज़ें अपने साथ लेकर आए हैं। तो हमारे यहाँ जो इस्लाम का एक तस्वीर पेश की जाती है, हम ये नहीं कहते कि वो परफेक्ट तस्वीर है, लेकिन कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जो तस्वीर पेश की जाती है वो भी शायद हमारे यहाँ 100% अप्लाई नहीं की जा सकती। तो इसलिए इस्लाम जिस हद तक हम अप्लाई कर सकते हैं हमें कर लेना चाहिए अगर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। लेकिन ये कोई आसान टास्क इसलिए नहीं है कि अगर आप हमारे नेशनल इस वक्त कैनवस पे देखें तो कौन है हमारा जो इस्लाम की बात करने वाला है, जिसे करनी चाहिए थी। सबसे बड़ी इस्लामी जमात, इस्लामी मजहबी जमात तो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप है, जिनके 15 MNA इस वक्त असेंबली में मौजूद हैं, जहां लेजिस्लेशन होनी है, कानून साजी होनी इस्लामिक निज़ाम के हवाले से। वो 15 MNA JUI वाले, मौलाना फजल रहमान साहब वाले, क्या वो वाकई मुखलिस हैं इस्लामी निज़ाम नाफिज करने में? नहीं, क्योंकि उनके पास अगर जब वो इत्तेहाद में शामिल हुए थे, हुकूमत में शामिल हुए थे, तो उन्होंने जो अपना वहाँ मुतालबा रखा उनके सामने कि हमें क्या चाहिए हुकूमत में शामिल होने के लिए, वहाँ कहीं ऐसा नहीं था कि हम इस्लामी निज़ाम चाहते हैं। उनकी शर्त थी हमें 4 मिनिस्ट्रियाँ चाहिए, हमें 4 चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज चाहिए, और हमें कश्मीर कमेटी के चेयरमैनशिप चाहिए, और सदर पाकिस्तान मौलाना फजल रहमान साहब को बनाया जाए। उन्होंने ये भी नहीं देखा, कैलकुलेट भी नहीं किया कि क्या सदर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और उनके इत्तेहादी किसी को बना भी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इस वक्त वहाँ जो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए वो तो PTI के आरिफ अलवी साहब के पास है इस वक्त हैं, क्योंकि चारों असेंबली से वोट पड़ने हैं, सेनेट से पढ़ने हैं, कौमी असेंबली में पढ़ने हैं। अगर वहाँ डॉक्टर आरिफ अलवी की सीट को जरा सा भी खतरा होता तो इमरान खान कौमी असेंबली से अपने 155 MNA लेके बाहर ना निकलता। इमरान खान ने कैलकुलेट किया है कि अगर मेरे 155 MNA बाहर निकल भी जाएं तो सदर आरिफ अलवी की सीट को फिर भी कोई खतरा नहीं। लेकिन क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब को अपनी जात नजर आती थी, कोई इस्लामी निज़ाम या इस तरह की कोई तशवीश उन्हें ना हक थी, ना लाहक थी, ना है, ना होगी। उन्हें सिर्फ उन्हें अपना पेट नजर आता था, और वो अपना पेट माशाल्लाह भर रहे हैं। उन्होंने वजारत मवासलात ली है, उनकी नज़र में ये है कि वजारत मवासलात में बहुत पैसा होता है, और इसके अलावा वो वजारत हाउसिंग लेना चाहते थे, इसके अलावा 1-2 और वजारत मजहबी उमूर लेना चाहते थे जो उन्हें मिल गई। और आपको पता है पाकिस्तान में वजारत मजहबी उमूर इंतहाई लुक्रेटिव है, इंतहाई जूसी मिनिस्ट्री है, वहाँ इंतहाई पैसा बनता है और अरबों रुपए की गेम होती है वहाँ। सबसे पहले जब इस्लाम वजीर मजहबी उमूर थे इजाजुल हक, आज से को 20-25 साल पहले,
तो उस वक्त पहली दफा वहां से जो करप्शन के फिगर्स आए थे वो 4 अरब रुपए के थे, और इस वक्त कोई 200-250 अरब रुपए की करप्शन के फिगर्स आते हैं वजारत मजहबी उमूर से हर साल। जहां 200-250 अरब रुपए की करप्शन होती है वो वजारत ली है हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जनाब जमीयत उलमा इस्लाम के फजल रहमान जनाब और उनकी जमात ने। तो ये फजलुर रहमान साहब जो हैं, फयाज भाई आपको तो पता ही है कि पहले ये जो है बेनज़ीर के कितने खिलाफ थे, हर वक्त कहते रहते थे औरत की हुक्मरानी जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और क्या क्या बातें इनकी जमात ने और इन्होंने की थी। फिर जी इनको वो कश्मीर कमेटी का हेड बना दिया, फिर ये दुनिया सारी में घूमने फिरने शुरू हो गए, तो बस जी फिर वो बेनज़ीर भी ठीक हो गई, वो उसके साथ मिलकर बैठना भी शुरू हो गए, हुकूमत वो जो है उसमें वो औरत का जो रोल है वो भी ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। फिर वजारत जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थी तो मैं उस वक्त इस्लामाबाद में था, और मैं उनको बतौर बीट रिपोर्टर कवर कर रहा था बेनज़ीर भुट्टो को। और बीट रिपोर्टर का काम होता है कि सुबह बेनज़ीर की आंख खुलने से लेकर रात को उसके बेड पे जाने तक हमें मुसलसल नजर रखनी होती थी अपने अपने जराए से। वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में मीडिया सेल होता है, हम उनसे राब्ते में रहते हैं, और पूरे दिन की अगले एक हफ्ते की हमारे पास उनकी मसरूफियात होती हैं, उसमें जो भी प्लस माइनस होता है वो हमें बताते रहते हैं और हम नजर रखते हैं, क्योंकि हमने अपने अपने मीडिया आउटलेट्स को खबरें देनी होती हैं। तो मैं करीब था बेनज़ीर भुट्टो साहबा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, 3 साल उन्हें करीब से मैंने देखा। तो जिस दिन मौलाना फजल रहमान साहब कोई स्टेटमेंट गवर्नमेंट के खिलाफ देते थे तो बेनज़ीर जो ही स्टेटमेंट देखती थी तो अपने स्टाफ को कहती थी कि मौलाना को बुलाओ, क्या मसला है, और उसे कहना वो फाइल साथ लेता है। इनका दूसरा समझ जाती थी कि मौलाना का कोई काम कहीं फंसा हुआ है, किसी मिनिस्ट्री में कोई फाइल फंसी हुई है, तो वो कहते ये नहीं कहती थी कि मौलाना ने ये बयान दिया है गवर्नमेंट के खिलाफ। बेनज़ीर कहती थी मौलाना को कहो कि आ जाए कल मुझसे आके मिल ले, और वो फाइल साथ लेता है। आगे चले। उनका दूसरा सवाल था पंजाब में प्लस 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 का जवाब। हाँ जी, पंजाब में जो इमरान खान के साथ हो चुकी है, इमरान खान इंतहाई जिद्दी आदमी है और इमरान खान ने अपनी जिद की कीमत चुकाई है। ये उसकी जिद की कीमत है कि आज वो गली गली अपना इक़्तिदार वापस लेने के लिए लोगों की मिन्नतें कर रहा है, जलसे जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स कर रहा है। अब वो वहाँ बच्चों के कमीजों पे साइन कर रहा है। अब उसे अपने वर्कर भी नजर आ गए हैं, अब उसे बाकी कोर्ट्स भी नजर आ गई हैं, कोर्ट में भी अपीयर हो गया है बाबर अवान को लेके अपने वकील को। अब इमरान खान को सबक हासिल हुआ है, मेरे ख्याल में उसने सबक हासिल कर लिया है। अगर अब भी नहीं लिया तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इमरान खान के लिए और उसकी पार्टी के लिए भी पढ़ लें कि अगर उस्मान बुज़दार इज अ बिग फेलियर। आप देखें कभी इसने लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, अगर यहाँ कोई तगड़ा चीफ मिनिस्टर होता पंजाब का जिसने 3.5 साल पंजाब में हुकूमत की होती तो शायद लाहौर से आज सबसे बड़ा जुलूस आता। महमूद खान का KPK का जुलूस का लोग इंतजार ना करते, बल्कि लाहौर से जो चीफ मिनिस्टर सिटिंग होता वो जुलूस लेके आता। लेकिन उस्मान बुज़दार तो हमें कहीं नजर ही नहीं आया, और ये उस्मान बुज़दार इतना बड़ा फेलियर है कि अगर कल तक करप्शन के केसेस बनेंगे तो वो भी उस्मान बुज़दार पर बनेंगे। अगर कल तक आपको कहीं से खबर मिले कि उस्मान बुज़दार ने मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया और उनका टिकट ले लिया है तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि उस्मान बुज़दार ने साबित किया है कि वो मैदान का चोर है। और ये इमरान खान का बहुत बड़ा फेलियर है। आइंदा अगर हो, मेरे ख्याल में डॉक्टर यास्मीन राशिद और हमाद अजहर, ये लाहौर से 2 ऐसे करैक्टर सामने आए हैं PTI के पास कि शायद इमरान खान इन पे तकिया करेगा तो इमरान खान कामयाब होगा, वरना ये बुज़दार ऐसे ही होते हैं, जैसे आए वैसे ही चले गए। नेक्स्ट कॉलर जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं सर? जी महमूद बात कर रहा हूँ। फयाज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब महमूद साहब। जी फयाज भाई, मेरा पहला तो सवाल है कि जो चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ, इनके ऊपर भी कोई होता है कि चेक बैलेंस करने के लिए कि ये फैसले जो करते हैं लोग, इनको भी चेक कर, जिस तरह मुशर्रफ ने एक कौंसिल बनाई थी कि वो सारे को चेक करे, मगर नवाज शरीफ आते सारी वो खत्म कर दी। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा तो ओवरसीज के साथ ये इस तरह सलूक कर रहे हैं। हमें भी चाहिए कि मुस्लिम लीग नून वाले या दूसरे कोई भी फजलुर रहमान ग्रुप बाहर आए, हमें किसी को आशिया देने की, खाने की दावत देने की जरूरत नहीं है। इनको कहें जाएं और मोटरों में जाकर ठहरे अपने, तो इनके साथ ये सलूक करना चाहिए। जो वहाँ पे यहाँ पे आते हैं तो पाकिस्तानी लगे होते हैं, जब वहाँ पे जाते हैं तो वह हमें जूती की नौ पे लिखते हैं, कहते हैं कि इनको दफा करें इनको ना। तो ये तो करते हैं, तो इसमें आपका क्या शुक्रिया। इन्होंने जो दूसरी बात की है ना कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को कुछ ख्याल करना चाहिए, असल बात यह है कि हम लोग शोहरत के भूखे, सेल्फियों के भूखे, जब तक हमारी कौम सेल्फियों से बाहर नहीं निकलेगी उस वक्त तक हम कुछ नहीं हासिल कर सकेंगे। यहाँ वहाँ ही नहीं,
यहाँ हमें कंजर्वेटिव का कोई लीडर हमारे पास आ जाए, कोई लिबरल का आ जाए, कोई एनडीपी का आ जाए, कोई काउंसलर आ जाए, मेयर तो बड़ी बात है, कोई काउंसलर आ जाए, तो हमारे लोग भागे भागे जाके सेल्फियां बनवाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ सेल्फियां बनवाएं, लेकिन सेल्फी बनवाने के बाद जब आप हैंड शेक करते हैं तो उस बंदे से किसी इश्यू पे, किसी टॉपिक पे, किसी बात करें किसी इश्यू पे, सिर्फ पास जाके सेल्फी बना के आ जाना, और साफ नजर आ रहा होता है कि इस बंदे के चेहरे से और इस बंदे से आपको कोई इंटरेस्ट इस बंदे को नहीं है, आपने सिर्फ उसे तस्वीर की रिक्वेस्ट की है, उसने कहा ठीक है बनवा लो। इसके अलावा अगर आपको खुदा ने मौका दे दिया, आप किसी एमपी को, एमपीपी को, किसी मिनिस्टर को, किसी मेयर को, किसी काउंसलर से मिल रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा स्टडी करें, इश्यूज को देखें कि अगर आप प्रोविंशियल लीडर को मिल रहे हैं तो प्रोविंस के क्या इश्यूज हैं, और वहां बात करें कि प्रोविंस पे हमारे क्या चीजें बेहतर होनी चाहिए, क्या आप सोचते हैं, किस इश्यू पे क्या सोचते हैं। हमारे लोग नहीं बात करते, और अगर जो बाहर से वहां से जो हमारे लीडरान आते हैं, इन भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि उन्हें आप प्रोटोकॉल देते रहेंगे तो फिर आपके बारे में यही तासर होगा कि आप जो है असीर हैं, गुलाम हैं। और वो जो मोहम्मद अली ने कहा था, मोहम्मद अली खान ने, कि चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकम ही बस इसकी सजा है। ऐसे ही हाकम फिर इस कौम की सजा होते हैं। जब तक हम इस बात पे यकजा नहीं होंगे कि भाई आप एमएनए हो, आपकी ड्यूटी है, आपको आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं हो, और आप एमएनए इसलिए हो कि हम लोगों ने वोट दिया है, जब तक हमारी ये सोच नहीं होगी, हम उन्हें आंसरेबल नहीं ठहराएंगे, उस वक्त तक ये हमारे ऊपर खुदा बन के बैठे रहेंगे और हम नीचे गुलाम बन के बैठे रहेंगे। और फिर गुलामी के असीरों की जो अदा है वो तो आपको पता ही है। फैज साहब, हम 3 स्पॉन्सर्स के पैगामात लेंगे, उसके फौरी बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे। 4166201778 हमारा फ़ोन नंबर है। रियल एस्टेट की दुनिया में काबिल भरोसा और बाएतमाद नाम सहरिंग दरख्शां और हुमायूं खान। अगर आप अपना घर बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं या किराए पे लेना और देना चाहते हैं या प्री कंस्ट्रक्शन में बहुत ही थोड़ी रकम से एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे पास बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम आपको बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छे पैसे बनवाने का तरीका बता सकते हैं। तो देर किस बात की, फ़ौरन कॉल करें टीम एचएस को। नंबर है 6476719249, 6472055907, 6472055907, या आप अगर इन पर्सन अपॉइंटमेंट बनाना चाहते हैं तो एड्रेस है 5700 मेविस रोड, यूनिट नंबर 4, मिसिसागा, इन फ्रंट ऑफ हार्टलैंड टाउन सेंटर। याद रखिए, टीम एच होम्स की प्री-कॉन स्पेशलिस्ट टीम जो कि आपकी कॉल की मुंतज़िर। Are you self-employed and having trouble getting a mortgage? Bank declined your mortgage? Are you in high interest credit card debts? Is your bad credit stopping you to get mortgage? Do you need emergency mortgage? Only one answer for all these questions. Call Harry Thorne, principal broker of Majestic Mortgage. For Majestic service, call Majestic Mortgage. Your best interest is guaranteed. 647-228-1000. एशियन फूड सेंटर ते 23 जून तो 5 जुलाई तक लग चुकी है कैनेडा डे सेल। ताज आटा हुण सिर्फ 11.99 दा, एशियन बासमती राइस 8 पाउंड 8.99 विच, ब्रॉड देसी घ्यो 3.5 पाउंड 23.9। जी सामने नाज़रीन, वेलकम बैक अगेन एंड नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लास्ट हेलो है। हेलो, नेक्स्ट कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ओके, नेक्स्ट कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ओके जी, नेक्स्ट कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ओ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तारिक बात कर रहा हूँ जी। जी तारिक भाई, सॉरी, कैसे हैं आप? ठीक है, प्रोग्राम अच्छा है, बड़ी अच्छी चीजें मिलती हैं सुनने को, लेकिन ये बड़ा पार्शियल किस्म का तबसरा होता है। सिर्फ एक देखें, वो कहते हैं कि बगैर किसी सबूत के किसी पे इल्जाम लगा के हम अपनी आकबत खराब नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, मैं कनाडा आया, मैंने घर लिए, मैंने 2-2 लाख के 3-3 लाख के घर लिए, वो 15-15 लाख के हो गए। अब मैंने वो बेच के, मेरे पास पैसे की रेल पेल हो गई है, मैं कहीं इस्तेमाल करता हूँ, देखने वाला कहेगा देखो जी इनके पास पैसा पता नहीं कहाँ से आ गया। सही। तो ये देखे, मुझे भी कहेंगे कि मैंने 2 नंबर पैसा कहीं से बना दिया, मैं जाके बैक होम जाके बड़ा सा घर ले लूंगा, कहेंगे जी ये पैसा इसने पता नहीं कहाँ से बना दिया।
हमें बगैर किसी सबूत पे हमें अपनी आकबत नहीं खराब करनी चाहिए। और ये वन साइडेड प्रोग्राम नहीं, हम भी सुनते हैं, सारे सुनते हैं ये रेडियो, और उसमें हर पार्टी के लोग होते हैं। तो ये जरा कम से कम ये तबसरा जो करने के लिए सहाफी साहब आते हैं, इनको भी इम्पार्शियल होना चाहिए। इनका नाम फयाज सहाफी साहब, तारिक भाई सहाफी साहब ना कहें आप, फयाज विलाना नाम है इनका, मेरा ख्याल आपको पता है। नहीं बिल्कुल बहुत ठीक है उन्हें कहने जी जी। और आप ये देखें जी कि मैं कहता हूँ सारे प्रोग्राम सुनते हैं, यहाँ सारे लोग होते हैं, आपके प्रोग्राम में अच्छी अच्छी चीजें आती हैं, हमें बड़ा फायदा होता है। सही। और हम एक सबसे बड़ा फायदा, आप हमारी आवाज पहुंचाते हैं कम्युनिटी में, इसका तो मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। बहुत शुक्रिया सर आपका तारिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वन साइडेड नहीं होना चाहिए, मैं तो जब भी सुनता हूँ ये वन साइडेड ही चलते हैं सारे। अब इसको फयाज साहब को इसका जवाब दे देंगे। हमें अपनी आकबत, मैं तो कमल कर खराब नहीं करता किसी पे इल्जाम लगा के, मेरे पास सबूत ही कोई नहीं, मैं क्यों इल्जाम लगाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका। अभी फयाज साहब से इसका जवाब लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। तो इन्होंने बात की ना कि सहाफी साहब, बिल्कुल मुझे इस बात पे कोई इश्यू नहीं है कि कोई मेरा पूरा नाम ले या ना ले। सहाफी साहब इन्होंने कहा, इनकी मेहरबानी, सहाफी तो इन्होंने मान लिया, वरना यहाँ तो यहाँ कनाडा में 2 ग्रुप हैं सहाफियों के, एक प्रोफेशनल सहाफी हैं और एक शौकिया फनकार हैं। कम से कम इनकी मेहरबानी, इन्होंने मुझे शौकिया फनकारों की लिस्ट में शामिल नहीं किया, सहाफी साहब कह दिया, और सिर्फ सहाफी कह देते फिर भी कोई तरह साथ साहब लगाया। तो थैंक यू वेरी मच जी, आपने इज्जत दी। अब बात करते हैं कि जी बायस होता है। हाँ, बायस लगेगा, आपको मेरी बात बायस लगेगी जब मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, तो आपको बायस लगेगी। लेकिन अगर यही इलेक्शन कमीशन कल मियां नवाज शरीफ या हमजा शहबाज शरीफ के साथ कोई ज्यादती करेगा, तो फिर जब मैं बात करूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया है, तो फिर कोई पीटीआई वाला आ जाएगा कॉल करने कि जी ये देखें ये बायस हैं, ये बात कर रहे हैं। तो हमारी बातें, आज आपको जो बात बुरी लग रही है, मे भी कल आप प्रोग्राम सुनेंगे कोई बात आपको अच्छी लग जाए, तो इसलिए आप प्रोग्राम सुनते रहें, आपको भी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। मसला ये है कि आप लोगों के लिए आसान होता है कि आप मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लें, पीटीआई को ज्वाइन कर लें, पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लें, JUIF को ज्वाइन कर लें, जमात इस्लामी को ज्वाइन कर लें, MQM पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, पाक सरजमीन पार्टी को ज्वाइन कर लें। आपके लिए कोई मसला नहीं होता। हमारे लिए होता है, हम किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, हमने दरमियान में बैठ के सब पार्टियों की अच्छी और बुरी बातें आप तक पहुंचानी होती हैं। हाँ, अंडर डिस्कशन आजकल शहबाज शरीफ साहब होंगे, अंडर डिस्कशन आजकल हमजा शहबाज होंगे, अंडर डिस्कशन आजकल मियां नवाज शरीफ साहब होंगे, क्योंकि यही लोग स्टेज पे हैं। जब ये स्टेज पे नहीं होंगे तो मैं इन्हें ज़ेर बहस नहीं लाऊंगा, जब मैं इन्हें ज़ेर बहस लाऊंगा तो उनकी सुबह शाम ज़ेर बहस लाऊंगा, जब उनकी सुबह शाम की बात होगी तो उसमें ये बात आएगी कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, उसमें सुबह शाम में ये बात आएगी कि ख्वाजा आसिफ ने आज स्पीच क्या की, उनकी सुबह शाम में ये बात आएगी कि असलम बोतानी ने आज क्या बात की, उनकी सुबह शाम में ये बात आएगी कि खालिद मगसी ने आज क्या शिकवा किया, उनकी सुबह शाम में ये बात आएगी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी और वसीम अख्तर के क्या गिले शिकवे हैं, और सुबह शाम की जब बात आएगी तो उसमें ये बात आएगी कि यास्मीन राशिद वर्सेस उस्मान बुज़दार आज पीटीआई कहाँ खड़ी है। उनकी सुबह शाम की जब बात आएगी तो मैं कहूंगा कि इमरान खान इंतहाई जिद्दी आदमी है और उसने अपनी एक जिद की वजह से, एक अना की वजह से एक गलत फैसला किया और अपनी जमात को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में जीरो कर दिया। और जब उनकी सुबह शाम की बात आएगी तो मैं कहूंगा उस्मान बुज़दार एक नालायक, निकम्मा और नाहल आदमी है। इस जैसे लोगों को पीटीआई को सामने नहीं लाना चाहिए। मुझे पीटीआई से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन पीटीआई के मानने वाले जो पंजाब भर में लोग मौजूद हैं, आप सर्वेज उठा के देख लें, उन लोगों का क्या कसूर है? उनकी ख्वाहिशात, जज्बात, अरमान, उम्मीदों, उमंगों पर क्यों पानी फेर रहा है इमरान खान और उसकी जमात और उसके बड़े जो ऊपर बैठे हुए हैं, असद उमर हो गए, शाह महमूद कुरैशी हो गए, शफकत महमूद हो गए, परवेज खटक हो गए, जो उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ऊपर। क्या उनको नजर नहीं आता कि ये सर्वेज जो हैं वो क्या बता रहे हैं? और जब सर्वेज की बात आएगी तो फिर ये भाई साहब नाराज होंगे कि आप ये क्यों कहते हैं जी 32% इमरान खान उन सर्वेज के मुताबिक पॉपुलर है और 27% या 25% पे शहबाज शरीफ है। मेरे जानने वाले नहीं है, मैं 25 को 32 नहीं कर सकता और ना मैं 32 को 4% पे लेके आ सकता हूँ जहां मौलाना फजल रहमान साहब खड़े हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की पॉपुलैरिटी 4% है उन सर्विस के, ताज़ा तरीन सर्विस के मुताबिक, और शहबाज शरीफ साहब की 25% है, इमरान खान की 32% है और 10% पे जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी खड़ी है। अब इन सर्विस के फिगर्स को मैं आगे पीछे कैसे करूं? अगर मैं ये फिगर सही बताऊंगा आप कहेंगे मैं बायस्ड हूं, अगर मैं इन फिगर्स को फज करूं, आगे पीछे करूं, तो कोई और बंदा उठ के कहेगा फलाना साहब क्या आप क्यों लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं? सर्वे तो ये सामने पड़े हुए हैं, सब अखबारों में हर जगह मौजूद हैं। और जहां तक ये करप्शन के इल्जामात की बात करते हैं तो भाई वो करप्शन के इल्जामात मैंने नहीं लगाए थे,
पीपल्स पार्टी वालों ने मुस्लिम लीग नून पे लगाए, मुस्लिम लीग नून वालों ने पीपल्स पार्टी पे लगाए, और आज मुस्लिम लीग नून पीटीआई पे लगा रही है, चाहे वो फरा गोगी है, चाहे वो उस्मान बुज़दार है, चाहे वो उनकी इमरान खान की मिसेस हैं, चाहे इमरान खान है, चाहे कोई और उनका मिनिस्टर या कोई मुशीर या एडवाइजर या कोई कहीं मुलव्वस है। तो ये इल्जामात हम नहीं लगाते, हम तो सिर्फ बात करते हैं जो सरफेस पे मौजूद होती है, और जहां तक सबूत की बात है कहीं सबूत भी ले आएंगे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल जी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं सर? जी मैं साजिद बोल रहा हूँ। गुस्सा करने की सर जरूरत नहीं है। वो जो साहब बोल रहे थे वो नवाज शरीफ साहब को कह दें कि आके वो अदालत को सबूत साजिद भाई नहीं सबूत दिखा दें, बात खत्म हो जाएगी। नहीं मैं बात इधर ही खत्म कर रहा हूँ उनकी। हाँ जी नहीं आप अपना सवाल करें, दूसरों को छोड़ दें, अपना सवाल करें। दूसरा वो मौलाना साहब के वहाँ पे सिंध में जरदारी से क्या कहते हैं हो गए इख्तलाफात हो गए, MQM वाले भी हो गए हैं, तो वजीर आज़म साहब ख्याल है आज थी। तो दूसरा बेनज़ीर की बात हो रही थी, तो बेनज़ीर ने तो ये भी कहा था कि वो मौलाना साहब को खजाने की चाबियां ला के पकड़ा दें, अब इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते इनके लिए। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। और एक बात और, वो जो आप इस्लामी निज़ाम की बात कर रहे थे ना, तो ये कौन सा इस्लामी निज़ाम है कि वो अगर गाड़ी $50,000 की है तो उसके ऊपर $15,000 अगर 5 साल का वो इंटरेस्ट बनता है तो वो ऐड करके $65,000 की गाड़ी बेच के उसको 5 साल की किस्त बना दें। तो ये तो मेरे ख्याल इस्लामी निज़ाम ना हुआ। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी आपकी। जी फैज साहब कुछ कमेंट देंगे इस पे आप? नहीं, ये साहब कह रहे थे कि गुस्से नहीं, हम बिल्कुल हम गुस्से नहीं होते, हम बात करते हैं। हाँ, बात ऊंची लाउड में इसलिए करनी पड़ती है कि लोग बहुत दूर दूर से सुन रहे होते हैं, स्पेशली रेडियो पे जब सुन रहे होते हैं तो आवाज उन्हें क्लियर नहीं आती। रेडियो पे अगर हम आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसे करके बोलें तो शायद बहुत सारे लोगों को दुश्वारी होगी, इसलिए मुझे ऊंचा बोलना पड़ता है। मैं उन लोगों के लिए ऊंचा बोलता हूँ ताकि किसी को कोई मसला ना हो, लोगों तक आवाज हमारी पहुंच जाए। गुस्से बिल्कुल नहीं होते। ये तो भाई साहब ने बहुत प्यार से आराम से बात की, इससे ज्यादा गुस्से की कालें भी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ज्यादा गुस्से में भी लोग बात करेंगे, मैं फिर भी नहीं माइंड करूंगा, क्योंकि हमारा ये कोई आज का काम नहीं है। बहुत अर्सा पहले 1992 में मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट की थी और इस्लामाबाद में स्टार्ट की थी, और बहुत अच्छे लेवल पे मैंने की थी, और दुनिया के पता नहीं कितने मुल्क में फिर चुका हूँ इसी जर्नलिज्म में। तो इसलिए हमने सर्दी गर्मी सही हुई है, कोई इश्यू नहीं है, और हम करने से बाज नहीं आना। बाइस जरूर लगेगी, क्योंकि जब चीजें ऐसी होती हैं तो वो बाइस भी लगती हैं। अब पीटीआई वालों को ये अच्छा लगता है जब मैं उस्मान बुज़दार को बुरा भला कहता हूँ, शायद वो उनका हीरो होगा, लेकिन मेरा तो नहीं है भाई। मैं तो कहता हूँ कि पंजाब में उसने कोई काम नहीं किया, उसे 3.5 साल मिले और उसने प्रूव किया कि वो नालायक और नाहल और निकम्मा आदमी है। नेक्स्ट कॉल जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी कौन बात करें? अस्सलाम वालेकुम जी, तो ये बात करता हूँ। तैयब जी फरमाइए। जी मेरा एक कमेंट है और 2 सवाल हैं। जी मेरा कमेंट ये है कि पिछले 45 दिन में जो पाकिस्तान में हुआ है उससे कोई भी साबिक़ शख्स इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वहाँ पे अवाम से लेकर सियासत और इदारों किसी का भी किबला जो है दुरुस्त नहीं। मेरी जाती राय है कि ठीक हाँ खिलाफ भी हो। ओके। और फयाज भाई से मेरा पहला सवाल ये है कि अगले 12 महीनों में आप पाकिस्तान के मुआशी और अमनी हालात कैसे बयान कर सकते हैं, कैसे देखते हैं? बहुत मेरा दूसरा सवाल ये है कि खुदा न खास्ता अगर किसी नागहानी आफत या जंग की सूरत में इस चीज की क्या गारंटी है कि जो हमारे भाई लोग वहाँ पे हस्तार बना के खड़े हुए हैं गिलगित से लेके कराची तक, क्या इस बात की गारंटी है कि वो किसी से पैसे लेके हमें उनके रहमुकरों पे छोड़ के चले नहीं जाएंगे? शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। माजिद भाई मुझे इनका पहला क्वेश्चन पहले जरा समझा दें, मुख्तरन बता दें, मुझे सही समझ नहीं आई। क्या भरोसा जी आपको समझ आई? पहला क्वेश्चन उनका क्या था? पहला क्वेश्चन यही था कि मेरे ख्याल में वो पूछना चाह रहे थे आपसे कि सिस्टम क्या है मुल्क का, और अगले 12 महीनों में आप पाकिस्तान की मईशत को कहाँ देखते हैं? हाँ, मईशत अगर तो इलेक्शन इन्होंने अनाउंस ना किए तो हमारी मईशत मजीद खराब होती जाएगी, क्योंकि इलेक्शन से ताल्लुक मईशत का इस तरह बनता है कि मईशत इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, और अगर आपकी स्टेबिलिटी नहीं होगी उस वक्त तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, और मुल्क में स्टेबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से होती है, लोगों का एक एतमाद होता है। अब फॉर एग्जांपल आज असलम भोतानी और खालिद मगसी असेंबली में खड़े होके हुकूमत को कहते हैं कि आप ज्यादा नखरे ना करें, 2 वोटों पर आपकी हुकूमत कायम है। व्हाट डज इट मीन? और MQM वाले कहते हैं हमें समझ नहीं आ रही, हमने 18 नुकात लिख के किसको दिए थे और किससे उसका जवाब मांगे। और उन्होंने वसीम अख्तर ने कहा है कि हमारी इसको आज जरा
सॉफ्टली लें, कल जरा सख्त हो सकता है हमारा ये बयान। आज उन्होंने सॉफ्टली जो एक गिला किया है, कल वो हार्शली भी कर सकते हैं, और हार्शली जब करेंगे तो उसके बाद वो इत्तेहाद तोड़ के अलग भी हो सकते हैं। और MQM के 6-7 MNA हैं, 7 MNA हैं, अगर 7 MNA चले गए तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तो नहीं रहेगी। और अगर खालिद मगसी साहब के 4 या 5 MNA वो उठ के चले गए तो फिर भी उनकी हुकूमत नहीं रहेगी। इसी तरह पंजाब में अगर हमजा शहबाज के इस वक्त 172 वोट्स हैं, और अगर 5 जिस तरह इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि आप नोटिफाई कर दें PTI के स्पेशल सीटों पे 5 बंदे, अगर वो हो जाएं तो परवेज इलाही साहब के 173 हो जाते हैं, और शहबाज हमजा के कम हो जाते हैं और परवेज इलाही के ज्यादा हो जाते हैं। और अगर पंजाब में परवेज इलाही की गवर्नमेंट बन जाती है तो फिर शहबाज शरीफ साहब तो 0 पॉइंट तक महदूद हो गए, सिर्फ इस्लामाबाद के रह जाएंगे वो प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि KP के ऊपर हरीपुर की तरफ मुनाल रेस्टोरेंट की तरफ जो है वो KP के स्टार्ट हो जाएगा। 0 पॉइंट पे जाके पंजाब परवेज इलाही सब स्टार्ट हो जाएंगे, और इधर थोड़े से साइड पे होंगे तो कश्मीर शुरू हो जाएगा, और थोड़े से और सैर करने जाएंगे तो आगे गिलगित बल्तिस्तान, चारों तरफ उसे PTI की गवर्नमेंट और PTI के इत्तेहादी घेर लेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब तो सिर्फ 0 पॉइंट फैजाबाद तक जो है महदूद हो जाएंगे, तो वो हुकूमत नहीं चला सकेंगे। ये सारी चीजें हमारी जो स्टॉक मार्केट है, हमारे जो बिजनेसेस हैं और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको नजर आ रही होती हैं कि ये यहाँ तो स्टेबिलिटी नहीं है, और जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी उस वक्त तक आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट या उस प्रोग्रेस की और उस तरक्की की बात नहीं कर सकते। इलेक्शन अनाउंस करेंगे, आप आज इलेक्शन अनाउंस करें, स्टेबिलिटी आ जाएगी। इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो, चाहे शहबाज शरीफ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, मियां नवाज शरीफ साहब अपने गुनाह माफ करा के आके बन जाएं, मरियम नवाज जो है वो जमानत अपने केस खत्म करा के आ जाएं, दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, या इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, बजाहिर तो या मुस्लिम लीग नून का प्राइम मिनिस्टर होगा या PTI का होगा, पीपल्स पार्टी के तो अभी तक दूर दूर तक चांसेस नहीं है। और जरदारी साहब जितनी मेहनत कर रहे हैं वो 2028 के इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। 2023 के इलेक्शन में उन्हें क्लियर है कि हमें कुछ नहीं मिलना, हम सिर्फ सिंध की असेंबली, सिंध की गवर्नमेंट बचाने में कामयाब हो गए, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो इसलिए हुकूमत में चाहे मुस्लिम लीग नून आए चाहे PTI इलेक्शन के बाद, लेकिन वो एक क्लियर मैंडेट होगा, पता चलेगा कि पब्लिक ने, कौम ने इस गवर्नमेंट को, इस बंदे को मैंडेट दिया है, अब ये जिम्मेदार है, तो फिर स्टेबिलिटी आ जाएगी और इकोनॉमिक सिचुएशन भी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि आप देखेंगे पिछले हमारे 2-3 सालों में हमने जो प्रोग्रेस की है बहुत, आप देखें 5.7, 5.9 और 6.1, 6.2, 6.3 तक GDP की ग्रोथ। डॉक्टर इशफाक हसन जो PTI के तजियाकार नहीं है, हुकूमत से बाहर के लोग हैं, डॉक्टर इशफाक हसन और इस तरह के लोग, वो कह रहे थे कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही थी। IMF और वर्ल्ड बैंक कह रहा था जी। शौकत तरीन ने तो कहना था क्योंकि वो वजीर खजाना था, और इमरान खान ने उसे सेनेटर बना के बांध दिया, वरना अगर वो सेनेटर ना होते आज तो अभी तक वो भी इमरान खान को छोड़ के जा चुके होते। ये लोग सारे अपने पेट के और अपनी मफाद के भूखे लोग हैं, चाहे वो शौकत तरीन हो, चाहे हफीज पाशा हो, चाहे उनकी मिसेज गौस पाशा हो, ये सारे लोग ऐसे हैं स्पेशली जो इकोनॉमिक उस फ्रंट पे काम कर रहे होते हैं, बंदे होते हैं। इनके सामने वही फिगर्स आज आप रख दें, ये उन्हीं फिगर्स में से शहबाज शरीफ के हक में चीजें निकाल लेंगे, वही फिगर्स उनके सामने रखें तो वो इमरान खान के हक में चीजें निकाल लेंगे। ये ऐसे लोग होते हैं जो एक्सपर्ट माहिरीन बने हुए हैं हमारे इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स में जो तरक्की हो रही है, हमारे लोग 22 करोड़ अवाम अपने सीने के बल बोते पे मेहनत कर रहे थे, स्पेशली हमारे IT सेक्टर में पाकिस्तान में एक इनकलाब आ चुका है। इस वक्त हम Amazon पे सेलर्स की जो लिस्ट है उसमें 4th नंबर पे हैं, और बहुत जल्द हम वर्ल्ड में नंबर 3 होंगे। हमारे Amazon पे जो पाकिस्तान में बच्चे और बच्चियां सेलिंग कर रहे हैं, चीजें उठा के चाइना से उठाते हैं और वहां से ही बेच देते हैं, चाइना से उठाते हैं, अमेरिका में वेयर हाउस में पहुंचाते हैं, और यहाँ अकाउंट उन्होंने खोले हुए हैं, वो अमेरिका में बेच देते हैं। वो हमारी Amazon सेलिंग लिस्ट में हम नंबर 3 और नंबर 4 आ चुके हैं। हमारी IT में जो तरक्की हो रही है वो हमारे नौजवान लड़के लड़कियां खुद मेहनत करके तरक्की कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से सिर्फ उनके सामने हर्डल्स क्रिएट नहीं की जानी चाहिए, उन्हें आजादी से काम करने का मौका दिया जाए तो यकीनन हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और हमारा मुस्तकबिल भी रोशन रहेगा और होगा इंशाल्लाह। क्विकली हमारे पास 3 कॉलर्स रह गए, हमारे पास टाइम जो है 10 मिनट है, 10 मिनट में 3 कॉलर्स को हमने जवाब देना है और क्विक क्वेश्चंस। जी नेक्स्ट वन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अमजद है और मेरा फयाज साहब से सवाल है जी। जैसे उन्होंने बार बार कहा कि जो इमरान खान साहब बहुत जिद्दी हैं, तो क्या एक लीडर को इतना जिद्दी होना चाहिए कि जिसकी जिद की कीमत फिर पूरी कौम को अदा करनी पड़े या एक सूबे के अवाम को अदा करनी पड़े? यानी ये उनके अगेंस्ट ये चीज गई थी वजीर आला पंजाब की, तो क्या एक लीडर जो एक बड़ी पार्टी को लीड कर रहा है क्या उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए जिद की?
बहुत शुक्रिया सर। अमजद भाई बहुत शुक्रिया आपका। जी फरमाइए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। असल में इमरान खान का इसमें एक शख्सियत होती है, वो शख्सियत एक दिन में नहीं बनती। आप मेरी शख्सियत देख लें, अपनी देख लें, अपने इर्द गिर्द लोगों की देख लें, तो जो भी शख्सियत बनी होती है वो बहुत सारी हवादिस ज़माना से गुजर के बनी होती है। तो इमरान खान की ये जो शख्सियत बन चुकी है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से उसने ज़िंदगी में धक्के खाए हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स में, और उसने हमेशा जिद करके अपने आप को मनवाया है। फॉर एग्जांपल उसे कहा गया कि तुम जो है बड़े क्रिकेटर नहीं बन सकते। उसके कज़न माजिद बर्की वगैरह, माजिद खान और दूसरे माजिद बर्की और वो सारे थे, तो उसे बचपन में ही कहा गया कि तुम बड़े क्रिकेटर नहीं बन सकते। तो उसने रात दिन मेहनत करके उन्हें साबित किया कि नहीं, मैं बड़ा क्रिकेटर बन सकता हूँ। जब काउंटी खेलना शुरू हुआ तो उसे कहा गया कि तुम फास्ट बॉलर नहीं बन सकते। उसने जिद करके रात दिन मेहनत की और उसने प्रूव किया कि वो एक अच्छा फास्ट बॉलर बन सकता है, और उसने बन के दिखाया। फिर उसे कहा गया कि तुम बैटिंग नहीं कर सकते, बॉलिंग तो कर लेते हो। फिर उसने बैटिंग प्रैक्टिस की और उसने प्रूव किया कि मैं एक ऑलराउंडर बन सकता हूँ। फिर उसे कहा गया कि तुम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, उसने वो भी जीत के दिखाया। फिर उसे कहा गया कि जब उसने शौकत खानम की बुनियाद रखी, कहा गया कि इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यहाँ हॉस्पिटल बन ही नहीं सकता पाकिस्तान में, उसने वो बना के दिखाया। फिर नमल के लिए जमीन उसने जब मियाँ वाली तलगंग रोड पे जमीन चुनी, कहा गया कि इस जंगल में कैसे यूनिवर्सिटी बनेगी, उसने बना के दिखाई। तो उसकी जिद्दें उस हद तक तो ठीक थी, लेकिन सियासत और हुकूमत बहुत नाजुक चीज होती है। इसमें लोगों की फीलिंग्स, लोगों के एहसासात, लोगों के जज्बात और लोगों की दिन रात की मेहनत और कमिटमेंट और खून पसीना लगा हुआ होता है। इसमें इमरान खान को जिद का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। इमरान खान ने जो किया गलत किया और उसका उसने सजा भी भुगत ली और आज तक भुगत रहा है। मेरे ख्याल में अब उसे एहसास हो जाएगा और आइंदा शायद वो कोई बेहतर फैसले कर सकेगा। लास्ट कॉल। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं सर? शाहिद बात कर रहा हूँ। मुझे फैयाज भाई से एक सवाल करना था और शाजिया मलिक को एक सजेशन देनी थी। जी जी। फैयाज भाई से सवाल करना था कि पिछले दिनों में हमीद गुल साहब का क्लिप देख रहा था और अक्सर पहले भी मैं इनको देखता था, अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, तो इनकी प्रिडिक्शन अक्सर सही होती थी। तो यही देख रहा था उसमें कि हमारे यहाँ बता रहे थे कि हमारे यहाँ कोई चीफ ऑफ आर्मी भी अगर अपॉइंट होते हैं तो अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं होते। तो अब इमरान खान साहब हमारे पास जो अवेलेबल चॉइस है इसमें बेहतर है। मैं कोई उनका हामी नहीं हूँ, मगर जो हमारे पास अवेलेबल चॉइस है वो बेहतर है उन सब में। तो क्या आपको लगता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में इनको आने देंगे, या लास्ट टाइम में मैंने कुछ जगहों पे देखा था, वैसे इलेक्शन में वोटिंग तो होती रहती है मगर उसके रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू उसके मुताबिक नहीं आती। और दूसरा एक सजेशन शाजिया मलिक को देना था कि जैसे माशाल्लाह वो काफी मेहनत से खबरें निकाल के हमारी लाती हैं और हम रेगुलर सुनते हैं उनको, तो बिजनेस के हवाले से जो यहाँ कैपिटल मार्केट है या स्टॉक मार्केट वगैरह के हवाले से कोई होती नहीं है इसमें खबर। इज इट पॉसिबल कि वो उसको ऐड कर सके? जी सर, मैं करूंगी। हालांकि मैं ब्लूमबर्ग पढ़ती हूँ कॉन्स्टेंटली, तो लेकिन मैंने कभी उसमें किया नहीं है और बहुत ज्यादा, लेकिन अब मैं किया करूंगी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर। देयर विल डेफिनेटली नहीं, आपकी काफी मेहनत इसमें इन्वॉल्व होती है, बल्कि मैं तो सोचता हूँ पता नहीं आप इतना टाइम कैसे निकाल पाती होंगी अपनी घर की लाइफ में भी और फिर यहाँ पे इतना टाइम देने के बावजूद। सर रात को 2 बजे तक पढ़ती रहती हूँ मैं सर, 2 बजे। हाँ नहीं, वो मुझे आपकी खैर मेहनत नजर आती है उसमें, इसमें कोई डाउट नहीं है। शायद कैपिटल मार्केट के हवाले से भी अगर कुछ थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया शायद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पास टाइम की कमी है, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट रह गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। व्यास भाई मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वो जो साडे मुल्क के कम शुरू होया सी ना, बंदियां नूं फड़ फड़ के किया जी बंद कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वो आज वहां पे इंडिया के अंदर भी शोर मच गया कि ये जो गुवाहाटी में, आसाम में ले जा के लोगों को जमा कर रहे हैं और उनको जो है हटा रहे हैं यहाँ से कांग्रेस से। तो वो बात जो है वो भी अब वहाँ पे भी मैं क्या पाकिस्तान का असर आना शुरू हो गया वहाँ पे भी। जी बिल्कुल। आज उन्होंने संजय रावत जो है उन्होंने आज कही है ये बात। तो उन्होंने कहा मैं डरता नहीं हूँ बीजेपी से, मैं मुझे जो जो कहेगा वो मैं करूंगा। शायद जवाब दे दें शायद भाई का सवाल। हाँ जी, शायद भाई के सवाल का जवाब दे दें। सवाल मुझे याद नहीं, मैं मैंने आपको बताया था एक तकरीब में मैंने आना है, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। अच्छा। तो खैर से यहाँ पार्किंग नहीं मिली। नहीं, वो कह रहे थे जी, वो कह रहे थे कि ये जो है इनको इमरान खान साहब को आने देंगे कि नहीं आने देंगे नेक्स्ट इलेक्शन। हाँ जी, ये वो कह रहे थे। उनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये ऐसा क्वेश्चन है जो शायद पाकिस्तान में आजकल हर बंदा पूछ रहा है कि इसे आने दिया जाएगा कि नहीं।
इमरान खान को तो शायद सर्वेज आप पुराने देख लें, इमरान खान को तो ना 2013 में कोई देखना चाहता था, ना कोई 2018 में देखना चाहता था। वो तो पब्लिक का प्रेशर था, पब्लिक का जोर था, पब्लिक की डिमांड थी कि शायद वो उन्हें मजबूरन उसे लाना पड़ा। अब जो दोबारा अब इस वक्त जो पब्लिक का है प्रेशर है, ये उसके नतीजे में ये सारी तब्दीलियां और सारी नरमियां और चीजें आपको नजर आ रही हैं। अगर पब्लिक इमरान खान के साथ खड़ी रही तो इमरान खान को आने से कोई नहीं रोक सकता, इमरान खान दोबारा आ सकता है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि उनकी ISI या पाकिस्तान आर्मी या उन लोगों का या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट या उन सब का अमल दखल होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन इतना भी नहीं होता कि अगर पब्लिक पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम एक जगह खड़े हो जाएं एक बात पे, और मतलब सारे 22 करोड़ नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक, बड़ी मेजॉरिटी, फोर्सफुल मेजॉरिटी अगर खड़ी हो जाए तो कोई उनके सामने खड़ा हो, बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता। आ सकते हैं, इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर आ सकता है, इमरान खान की टीम आ सकती है, उसके साथी आ सकते हैं, और वो जो तब्दीली लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। अगर जो लोग चाहते हैं कि वो आए, बिल्कुल मायूस ना हो, अपनी कोशिशें, अपनी काविशें, अपने नेक तमन्नाएं इमरान खान के साथ रखें, वो आ सकते हैं दोबारा, कोई ऐसी बात नहीं है। फयाज वेलाना साहब, थैंक यू सो मच। एंड टाइम का पता नहीं लगता गुजरते हुए। एंड मैं जो कॉलर्स हैं उनसे माजरत चाहता हूँ कि भाई आज आपकी बारी नहीं आई, मगर इंशाल्लाह ताला वेंसडे को फिर फयाज वेलाना को हम यहाँ लेके आएंगे एंड विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस।